मेन स्टोरी लाइन की तरफ। कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क में, जहां पर हम जॉन विक को अपने मुक्कों की प्रैक्टिस करता देख पाते हैं। वहीं बावरी किंग उसके लिए एक नया सूट लेकर आया था जो कि बुलेट प्रूफ था और उसे विजय भव कह के हाई टेबल के साथ फाइनल फाइट के लिए तैयार करता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है साउथ अमेरिकन डेजर्ट में, जहां पर जॉन विक एल्डर के गार्ड्स को बुरी तरीके से भगाता हुआ अपनी पिस्टल से शूट कर रहा था। ये सभी अपनी जान की भीख मांग रहे थे, लेकिन जॉन विक तो तबाही का दूसरा नाम था। उन सभी को खत्म कर लेने के बाद में वो एल्डर के पास आता है। एल्डर का उससे कहना था, मैं जानता हूं तुम्हारे मंसूबे ठीक नहीं, तुमने हाई टेबल को खत्म करने के बारे में सोचा है, लेकिन ऐसा करने पर तुम्हें सिर्फ तबाही मिलेगी। अगर एक सर कट गया तो कई और सर जुड़ जाएंगे। जिस पर जॉन कहता है कि मैंने तो सिर्फ आजादी मांगी थी। एल्डर का कहना था कि अगर तुम यहाँ पर मुझे मारने आए हो तो ये बात जान लेना, मेरे मरने के बाद तुम्हें आजादी नहीं बल्कि मौत मिलेगी। लेकिन जॉन यहाँ उसकी नहीं सुनता और उसके सर में भी गोली टिका देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है न्यूयॉर्क में और हमें दिखाया जाता है होटल कॉन्टिनेंटल। यहाँ के रिसेप्शनिस्ट चेरॉन के पास में हार्विंगर नाम का एक शख्स आता है जिसकी रिंग फिंगर कटी हुई थी और वो उसे आकर एक सीक्रेट मैसेज देता है जो कि हाई टेबल से आया था। अगर उसकी रिंग फिंगर की बात करी जाए तो मैंने थोड़े दिन पहले असासिन्स क्रीड मूवी भी एक्सप्लेन करी थी, जिसके अंदर इस उंगली के कट जाने का मतलब है एक लाइफ ओथ ले लेना, यानी कि जीवन का वादा कर लेना किसी एक मकसद के पीछे। हार्विंगर यहाँ विंस्टन के सामने एक बहुत बड़ी रेत की घड़ी रख देता है और कहता है कि तुम्हें 1 घंटे में मार्कस से मिलना होगा। एल्डर के मर जाने के बाद में हाई टेबल का पूरा कमांड मार्कस के हाथ में है। वो इसी वक्त तुमसे मिलना चाहते हैं और तुम उन्हें मिलने से इनकार नहीं कर सकते। जिसके बाद चैरन और विंस्टन दोनों ही मार्कस से मिलने के लिए उसकी आलीशान बिल्डिंग में पहुंचते हैं। लिटरली काफी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स थी, बहुत बड़ी विंडो थी। रेसी का पूरा ख्याल रखा गया मूवी में। मार्कस का कहना था कि विंस्टन तुम्हें जॉन को मारने के लिए कहा गया था, लेकिन तुमने धोखा किया। विंस्टन ने कहा कि मैंने तो उसे मार दिया था। तो मार्कस कहता है कि आखिर आज वो जिंदा होकर हमारी ही हाई टेबल के लोगों को क्यों मार रहा है, इसके बदले तुम्हें तो सजा मिलेगी ही। और जैसे ही वो रेत की घड़ी का वक्त खत्म होता है तभी न्यूयॉर्क शहर में मौजूद होटल कॉन्टिनेंटल के परखच्चे उड़ जाते हैं। मार्कस का गुस्सा यहाँ पर भी खत्म कहाँ होने वाला था, इसलिए उसने विंस्टन को सजा देने के तौर पर चेरॉन को भी गोली मार दी। वहीं सीन शिफ्ट होता है पेरिस में और हम यहाँ पर एक लड़की मिया को वायलिन बजाता देख पाते हैं, जहाँ उसके फादर कीन भी बैठे थे। ये कैरेक्टर इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है, जिसे कि हम डेयर डेविल के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आंखों पर लगा तो है चश्मा लेकिन हाथों में ताकत हल्क जैसी है। कीन को भी मार्कस से मिलने का मैसेज मिलता है और जैसे ही वो उससे मिलने के लिए पहुंचता है तो मार्कस उसे कहता है कि तुम हमारे पुराने किलर हो जो कि कभी वूगी मैन का शिकार किया करते थे। कीन का कहना था कि सर वो मेरा पुराना काम था, पुराना पेशा था, मैंने उसे छोड़ दिया है, मैं उस जिंदगी में वापस नहीं लौट सकता। जिस पर मार्कस कहता है कि अगर तुम अपनी बेटी की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, एक जान के बदले एक जान। जिसके बाद कीन को अपने निशाने का नाम मिलता है और वो नाम था जॉन विक। ये दोनों ही आपस में कभी दोस्त हुआ करते थे। कीन ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन मार्कस उसे धमकाता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी बेटी को जान से मार दूंगा। और अब नहीं चाहते हुए भी कीन को ये सौदा मार्कस के साथ करना पड़ता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है चाइना में और हमें दिखाई पड़ता है ओसाका कॉन्टिनेंटल। इन होटल्स की खास बात ये थी कि कभी भी इसके अंदर रहने पर, चाहे भले आप दुश्मन हो या फिर दुश्मन के दुश्मन, एक दूसरे पर कभी भी वार नहीं कर सकते। इस होटल के अंदर खून खराबा, लूटपाट, चोरी चकारी, मारपीट सब कुछ मना थी। जिसके ओनर थे शिमाजू और यहाँ पर उनकी रिसेप्शनिस्ट थी अकीरा, जो कि उन्हें आज के दिन में करने वाले कामों की लिस्ट बता रही थी। तभी उनसे मिलने के लिए वहाँ पर जॉन विक आ जाता है। अकीरा का कहना था कि पापा, इसे तो पूरा माफिया ढूंढ रहा है, ये यहाँ पर मौजूद है तो जरूर मार्कस के लोग यहाँ पर आते ही होंगे। लेकिन शिमाजू का कहना था कि वो मेरा दोस्त है, उसकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। इतना ही बोलना काफी नहीं था कि तभी रिसेप्शन पर मार्कस का चीडी और उसकी पूरी टीम पहुंच जाती है। शिमाजू कहता है कि आप हमारे मेहमान हैं, वैसे आप आए क्यों हैं? चीडी का कहना था कि हम जॉन विक को ढूंढने आए हैं, हमें पता चला है कि उसने तुम्हारे होटल में शरण ली है। जिस पर शिमाजू कहता है आप चाहें तो तलाशी ले सकते हैं लेकिन यहाँ हथियार लाना अलाउड नहीं है। लेकिन चीडी के गार्ड्स बंदूक लेकर उन्हें मारने के लिए तैयार थे। तो फाइनली शिमाजू को भी अपनी टीम को बुलाना पड़ता है, जिसके अंदर शहर के नामचीन गुंडे भरे हुए थे। कोई शार्प शूटर्स, कुछ नंचाक प्लेयर्स,
आर्चर्स, तगड़े मुष्टंडे और यहाँ तक कि सूमो पहलवान भी। और जॉन विक सीरीज जिस चीज के लिए जानी जाती है वो है इसका एक्शन, जो कि इस सीन में लिटरली धमाकेदार था। इस वक्त जॉन के पास में अकीरा रुकी हुई थी, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी जान पर खतरा आ चुका है तो वो भी अपना ऊपरी लिबास खोलकर अपने समुराई फॉर्म में आ गई और उन सभी दुश्मनों को एक एक करके निपटाने लगी। दोनों ही टीम्स के बीच में बहुत खतरनाक फाइट हो रही थी। कोई कहीं से गोली चला रहा था तो कोई कहीं से तीरबाजी। इसी बीच वहां पर पहुंच चुका था जॉन विक। उसके हाथ में तो एक पेंसिल भी हथियार है, तो अगर पिस्टल आ जाए तो समझ लो किसी की भी खैर नहीं। और वहां पर एक एक करके सभी गुंडों की लाशें बिछने लगती है। जब चीडी ये फाइनल फाइट संभाल नहीं पाता तो वो केन को अपनी हेल्प करने के लिए बुलाता है। अब यहाँ पर केन, जो कि आंख से अंधा था, लेकिन उसके पास काफी सारे गैजेट्स थे अपनी मदद करने के लिए, जैसे कि सेंसर बेल। अगर कोई भी उसके पास से गुजरता तो उसकी बीप से केन को पता चल जाता है कि यहाँ से कोई तो गुजरा है। और इन्हीं गैजेट्स की मदद से वो जॉन विक के साथ फाइट करता है। हालांकि एक मोमेंट ऐसा आता है जब गोलियां चलने पर जॉन गिर जाता है। केन को लगता है वो मर गया, लेकिन गलती से जॉन से आवाज हो जाती है और उन दोनों के बीच फाइट अगेन शुरू हो जाती है। तभी कहानी में एक और नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है नोबडी। वैसे तो इसे मूवी में गुमनाम कहा गया है। ये सिर्फ पैसों के लालच में जॉन को मारने के लिए आया था, क्योंकि इस वक्त जॉन पर करीब 20 मिलियन की सुपारी थी। हालांकि जॉन वहां से बचकर तो निकल गया था, लेकिन नोबडी तक पहुंच चुका था। उसके साथ में उसका कुत्ता भी था। नोबडी चाहता तो हैंड टू हैंड जॉन को अपनी गन से शूट कर सकता था, लेकिन उसने सोचा कि जब तक प्राइज मनी बढ़ता नहीं वो जॉन को कुछ नहीं करेगा, इसलिए वो उसे जाने देता है। यहाँ शिमाजू और अकीरा की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ये अपनी जान बचाने के लिए एक सेफ प्लेस पर पहुंचने वाले थे कि तभी इनके सामने केन आ जाता है। शिमाजू कहता है कि हम सभी कभी एक वक्त पर दोस्त हुआ करते थे, क्या तुम्हें दोस्ती और दुश्मनी के बीच का फर्क नहीं पता? तो केन का कहना था कि तुम्हारी बेटी सही है, सलामत है और सेफ हाथों में है, मगर मेरी नहीं है। मुझे तो ये सब कुछ करना ही होगा। और अब नहीं चाहते हुए भी इन दोनों के बीच में भी एक तगड़ी समुराई फाइट होती है जिसमें केन जीत जाता है। अकीरा उस पर गुस्सा होती है, लेकिन वो कहता है कि अपना गुस्सा सही वक्त के लिए बचा कर रखना। और अब जिस ट्रेन के अंदर जॉन विक सवार होता है वहीं पर अकीरा भी पहुंच जाती है और यहीं से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है विंस्टन की ओर, जो कि अपने खंडर बने कॉन्टिनेंटल को देख रहा था। तभी वहां पर बाउरी किंग भी आ जाता है और दोनों की ही हस्ती, जो कभी शहर में बीइंग अ बिग माफिया थी, वो खत्म हो चुकी थी। इसलिए ये भी अब आपस में हाथ मिला चुके थे और हाई टेबल को अपना दुश्मन बना चुके थे। हार्विंगर, जो कि एक कोऑर्डिनेटर था, वो आकर मार्कस से कहता है कि कोई एक शख्स है जिसे जॉन विक का पता है, वो आपसे मिलना चाहता है। केन नोबडी से कहता है कि कोई भी डील करने से पहले 100 बार सोचना। मार्कस कहता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो ट्रैकर अपना नाम बताता है, नोबडी। वो कहता है कि मुझे जॉन विक का पता मालूम है, लेकिन उसके बदले मुझे 25 मिलियन चाहिए। इस पर मार्कस अपनी जेब से चाकू निकालकर सीधा नोबडी के हाथ में घुसा देता है और कहता है कि अगर तुमने हाथ से ये चाकू निकाला हमारे बीच कोई भी सौदा नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने इस चाकू के बीच में से अगर अपना हाथ निकाल लिया तो 25 मिलियन भी मिलेंगे और मेरे साथ काम करने का मौका भी। नोबडी इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए वो उस चाकू को ना निकाल कर अपना हाथ बीच में से निकाल लेता है, जिसकी वजह से उस काफी ज्यादा ब्लीड करने लगता है। यहाँ जॉन विक आकर विंस्टन से मिलता है, जो कि इस वक्त चेरॉन की कब्र पर अपना गम जाहिर करने के लिए आया था। जॉन कहता है कि मुझे आपके होटल के बारे में पता चला क्योंकि मार्कस ने उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया। मैं जानता हूँ कि आप मेरी मदद करना चाहते थे, लेकिन मेरी मदद की इतनी बड़ी सजा आपको नहीं मिलनी चाहिए थी। जिस पर विंस्टन कहता है कि तुम गलत जगह पर आए हो, तुम्हारा दुश्मन तुम्हें यहाँ नहीं बर्लिन में मिलेगा। तुम अकेले उसका सामना नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास बहुत बड़ी टीम है, तो क्यों ना तुम उसे मुकाबले के लिए ललकारो। जॉन विक यूनिवर्स में मुकाबले का मतलब होता है कि दो बड़े घरानों से उनके सिर्फ 2 ही योद्धा आमने सामने होंगे। लेकिन अब क्योंकि जॉन ने अपना घराना, अपना घर काफी टाइम पहले ही छोड़ दिया था, उसके पास कोई परिवार नहीं था, तो वो अपने परिवार से जुड़ने के लिए बर्लिन आया था। रोजा रोमन, जो कि उसकी स्टेप सिस्टर थी, वो उसे देखते ही गुस्से में आ जाती है और गले में फंदा लगाकर ऊपर टांग देती है, क्योंकि उसने काफी टाइम पहले ही फैमिली को छोड़ दिया था और अब उसके ऊपर हाई टेबल के सभी गुंडे लगे थे। तो अगर कोई भी यहाँ पर आ जाता तो रोजा और उसके परिवार पर भी बात आ सकती थी। जिस पर मार्कस बताता है कि मैंने मार्कस को मुकाबले के लिए ललकारा है, लेकिन उसके लिए मुझे परिवार से जुड़ना होगा। तो रोजा कहती है कि परिवार से जुड़ने के लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, हमारे पिता के कातिल को मारना होगा, जो कि था किला। और अब जॉन निकल पड़ता है किला को मारने के लिए।
यहाँ पर हमें किला दिखाया जाता है जो कि ताश के पत्तों को बेहतरीन तरीके से घुमा घुमा कर खेल रहा था। इसी वक्त यहाँ पर केन भी पहुंच जाता है और नोबडी भी पहुंच जाता है, क्योंकि इन दोनों को ही लग रहा था कि वो किला को खत्म करने के लिए जरूर आएगा। किला ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि क्या बात है, केन भी तुम्हें मारना चाहता है, नोबडी भी तुम्हें मारना चाहता है, मैं भी मारना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे सर पर लगा मनी प्राइस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तुम बताओ जॉन, तुम किसे मारना चाहते हो? खैर बातें तो होती रहेगी, क्यों ना पहले गेम खेल लिया जाए। अब यहाँ पर इन सभी के बीच में एक 3 पत्ती का खेल होता है। खैर पत्ते तो ज्यादा थे, किसी के पास 4 दुग्गी हैं, किसी के पास इक्का बादशाह बेगम, नाम मुझे नहीं पता क्योंकि मैं खेलता नहीं हूँ। तो कुल मिला के मोटा जीत जाता है। अभी मोटा मुझे बहुत हद तक स्पाइडरमैन मूवी से किंग पिंग लग रहा था, लेकिन है नहीं है। खैर जो भी था, लेकिन पत्तों में जीत जाता है। अब जॉन तो भैया इसके हाथ में कुछ भी दे दो तो वो हथियार से कम नहीं है, तो वो उन्हीं पत्तों से किला का गला काट देता है। और अब आता है अगेन इस मूवी का वन ऑफ द आइकॉनिक फाइट सीक्वेंस, जहां पर नाइट क्लब में चलते हुए डांस के बीच में किला अपनी जान बचाने के लिए जॉन से बचकर भाग रहा था और जॉन उसके पीछे पीछे आता है, जहां पर किला के गुंडे आकर उससे फाइट करते हैं और एक एक करके जॉन उन सभी को निपटाता जाता है। कभी पिस्टल से शूट करता है तो कभी हाथ पैर से मुक्के और लात घुसे मार के ही निपटा देता है। और फिर बारी आती है किला की, लेकिन वो भी कम नहीं था, उसके अंदर भी बहुत दम था और ये दोनों भी एक दूसरे को उठा उठा कर पटक रहे थे। और एक फाइनल मोमेंट ऐसा आता है जहां पर जॉन किला को एक ऊपरी मंजिल से धक्का दे देता है और गिरकर किला का सर फूट जाता है। लेकिन जाते जाते जॉन निशानी के तौर पर किला का एक सोने का दांत ले जाकर रोजा को देता है। और अब फाइनली रोजा जॉन को अपने परिवार में शामिल कर लेती है, जिनकी रस्म थी हाथ पर एक ड्रैगन का निशान लगाने से। वहीं सीन शिफ्ट होता है विंस्टन पर, जो कि इस वक्त ये संदेश लेकर मार्कस के पास आया था कि जॉन तुम्हें एक मुकाबले के लिए ललकार रहा है। मार्कस कहता है कि उसके लिए फैमिली होनी जरूरी है, जिस पर विंस्टन बताता है कि जॉन के पास उसकी फैमिली रोजा है और मुकाबले के रूल्स तुम जानते ही हो, आमने सामने का मुकाबला होगा। जिस पर मार्कस कहता है कि मुकाबले में कोऑर्डिनेटर भी होता है, तो अगर घराना चाहे तो अपने कोऑर्डिनेटर को भी लड़ने के लिए भेज सकता है, इसलिए मैं अपना कोऑर्डिनेटर केन को चुनूंगा। अब सबसे पहले मुकाबले की शर्तें डिसाइड करी जाती है। इन्हें एक बड़ी सी टेबल पर बिठा दिया जाता है, जिनके आगे पत्ते रखे जाते हैं और ये पत्ते कोई आम पत्ते नहीं बल्कि स्टील प्लेट्स थी। जिसका बड़ा नंबर आएगा उसका पलड़ा भारी होगा। मुकाबले की शर्तों में 3 ऑप्शन थे, लड़ने की जगह, लड़ने के लिए हथियार और लड़ने के लिए कोऑर्डिनेटर। तो कोऑर्डिनेटर तो ऑलरेडी मार्कस की तरफ से केन हो चुका था, अब जॉन की तरफ से तो जॉन ही आएगा। वही मुकाबले की जगह थी ऊंची पहाड़ी का चर्च और लड़ने वाले हथियार थे पिस्टल्स। इन्हें अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ अपना मुकाबला शुरू करना था, लेकिन अगर कोई भी टाइम पर नहीं पहुंचा तो उसके खिलाफ हाई टेबल एक रेड नोटिस जारी कर देगी, यानी कि जहां पर भी वो दूसरा बाशिंदा मौजूद होगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। अब यहाँ आता है इस कहानी का एक सेंटी सीन, जहां पर जॉन और केन चर्च में मुलाकात करते हैं। हालांकि केन जॉन के साथ लड़ना तो नहीं चाहता था, क्योंकि ये दोनों आपस में दोस्त थे, लेकिन अपनी बेटी की जान की खातिर उसे ऐसा करना ही था। वहीं जॉन, जो कि अपनी बीवी की मौत का बदला लेना चाहता था और एक छोटे से क्राइम से न जाने यहाँ हाई टेबल तक आ पहुंचा था। दोनों ही किस्मत के हाथों मजबूर थे, लेकिन उन्हें ऐसा करना ही था। हार्विंगर आकर मार्कस से कहता है कि तुम जॉन के सामने टिक नहीं पाओगे, जिस पर मार्कस कहता है कि मैं टिकूंगा तब जब वो मेरे सामने आएगा, क्या पता ऐसा हो कि सुबह वो मुकाबले के लिए आए ही ना। जिसके बाद वो चीडी को जाकर उसे रात को ही खत्म कर देने के बारे में कहता है। वहीं इस मुकाबले की खबर बावरी किंग तक भी पहुंच चुकी थी और इस बार वो जॉन के लिए एक और नया सूट लेकर आया था, जो कि बुलेट प्रूफ था और एक ऐसी पिस्टल जो कि वजन में बहुत हल्की, फास्ट लोडेड और 100% एक्यूरेसी के साथ थी। और अब क्योंकि मार्कस ने फरमान जारी कर दिया था कि जो भी आज रात जॉन को मारेगा उसे 40 मिलियन मिलेंगे, तो शहर का हर गुंडा, छोटा मोटा माफिया, हर कोई अब तो जॉन की जान के पीछे पड़ चुका था। और यहाँ पर अब आता है इसका फाइनल बैटल। फाइनल तो नहीं कह सकता, पूरी मूवी में और भी एक्शन है। इसका हर एक्शन एक से बढ़कर एक बेहतरीन लगता है। वेल, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना मत भूलिएगा कि आपको कौन सा वाला फाइट सीक्वेंस ज्यादा पसंद आया। वेल, मुझे ये वाला ज्यादा पसंद आया, क्योंकि कार में बैठकर ड्रिफ्ट मारता हुआ जॉन उन सभी को गोलियां मारता जाता है। खैर, एक्शन बहुत ज्यादा लंबा था, पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा। कम से कम उसी रोड पर 60-70 लोगों को तो निपटा देता है अकेला जॉन। ये सारी चीजें दूर खड़ा नोबडी और केन भी देख रहा था। अब रोड पर इतनी फाइट हुई थी, जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए वो एक बिल्डिंग में छुप जाता है, लेकिन जॉन को वहां पर भी मारने के लिए चीडी और उसके गार्ड्स आ जाते हैं। और अगेन यहाँ पर एक गेमिंग जोन जैसा डायरेक्शन था फाइट को दिखाने के लिए।
जो कि लिटरली बहुत ज्यादा क्लासिक लग रहा था। और अब क्योंकि जॉन के सर पर प्राइज मनी भी बढ़ चुकी थी तो नोबडी भी उसे मारने के लिए आया था, लेकिन तभी चीडी वहां पर पहुंच जाता है। नोबडी का डॉग आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चीडी के हाथ में गन थी और वो उसे शूट करने ही वाला था। जॉन यहाँ से बचकर भाग सकता था, लेकिन उसने नोबडी को न मारकर चीडी को जान से मारा, क्योंकि कुत्तों की जान की अहमियत जॉन को बहुत अच्छे से थी। इस बात को देखकर नोबडी भी उसका दोस्त हो जाता है और वो भी बाकी गुंडों को पेलना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे वक्त सुबह का हो चला था और कुछ ही देर में सूरज की किरण निकलने वाली थी, जहां जॉन को करीब 200 सीढ़ियां चढ़कर पहाड़ी के ऊपर बने चर्च तक पहुंचना था। लेकिन इतना थका हारा होने के बावजूद भी वहां बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं। और यह एक्शन मूवी है तो अगेन एक और तगड़ा फाइट सीक्वेंस, जहां पर अकेला जॉन उन सभी को धीरे धीरे करके मारता जाता है। मगर इसी बीच चीडी वहां पर पहुंच जाता है और एक जोरदार लात देता है जॉन को, और बेचारा जॉन ऑलमोस्ट करीब 150 सीढ़ियां चढ़ चुका होता है, वो फिर से गिर जाता है। लेकिन इस बार उसका साथ निभाने के लिए केन और नोबडी दोनों होते हैं। अभी तीनों मिलकर उन सभी गार्ड्स का बहुत शानदार सामना करते हैं। फाइट अगेन काफी लंबी थी, इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। डायरेक्टली ऑन कंक्लूजन, वक्त रहते जॉन पहुंच चुका था मुकाबले के लिए। हार्विंगर इन्हें अपना सूट उतारने के लिए कहता है और इन्हें एक एक गन दे देता है। मुकाबले के रूल्स थे कि पहला शूट होगा 30 कदमों की दूरी से, फिर होगा 20 और फिर होगा 10। हैरी पॉटर मूवी की तरह ये दोनों एक दूसरे को सलाम करके अपनी छड़ियां अपनी गन्स तैयार कर लेते हैं। 30 कदम दूरी पर जाते हैं और जैसे ही हार्विंगर कहता है फायर, तो ये दोनों ही एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं। दोनों के कंधे पर लग जाती है और अब बारी थी 20 कदम की दूरी से शूट करने की। हार्विंगर कहता है 3, 2, 1 फायर। केन के कमर में गोली लगती है, वहीं जॉन के कंधे पर गोली लगती है। गन्स को फिर से रिलोड किया जाता है और अब बारी थी सिर्फ 10 कदम की दूरी से गन चलाने की। फायर कहते ही केन जॉन के पेट में गोली मार देता है और एक तरीके से मुकाबला जीत जाता है। लेकिन तभी मार्कस आगे आता है और कहता है कि इसे फाइनल गोली एक और मैं सर में मारूंगा, क्योंकि मैं अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। तब विंस्टन उसे गोली मारने से पहले हंसते हुए कहता है कि शायद तुम भूल गए। फायर कहने पर केन ने तो गोली चलाई थी, लेकिन जॉन ने नहीं। और तभी जॉन मार्कस के सर में गोली दाग देता है और एक तरीके से मुकाबले का जो कोऑर्डिनेटर यानी कि मार्कस ने तो केन को चुना था, लेकिन एक्चुअल तो मार्कस ही था, तो उसे खत्म कर लेने की वजह से इस गेम को जीत जाता है। शर्तों के मुताबिक जॉन को उसकी जिंदगी वापस दे दी जाती है। हाई टेबल से अब कोई इसे परेशान नहीं करेगा। वहीं न्यूयॉर्क में कॉन्टिनेंटल होटल जो पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया था, वो हाई टेबल के खर्चे पर विंस्टन को फिर से बना कर दिया जाएगा। और इसी के साथ ये मुकाबला यहीं पर खत्म होता है। सीढ़ियों से उतरते वक्त जॉन बहुत ही ज्यादा जख्मी था और वो वहीं पर गिर पड़ता है। अब इस मूवी के एंड में जॉन की कब्र उसकी वाइफ की कब्र के पास में बनाई जाती है और उस पर लिखाया जाता है जॉन विक लविंग हस्बैंड। यहाँ विंस्टन और बावरी किंग दोनों ही खड़े होते हैं, जो कि आखिरी बार जॉन को श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। अब यहाँ पर एक्चुअली जॉन को मरते हुए नहीं दिखाया गया है, तो इसका मतलब हो सकता है कि उन्होंने जॉन की आइडेंटिटी सीक्रेट रखने के लिए उसकी कब्र बनवा दी और उसे मरा हुआ घोषित कर दिया, और अगर फ्यूचर में कोई और खतरे आए तो जॉन अगेन उनके लिए तैयार हो जाए। वेल, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आगे और भी ऐसी बेहतरीन मूवीज आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।